Hello friends, welcome back to my channel Unique Education Adda. Today we'll be discuss about psychopedagogy part 15. So let's start without your losing time. Okay? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। सेकंड कह रहा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। थर्ड है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और फोर्थ ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए क्या आएगा इसका। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, किससे द्वारा संबंधित संज्ञानात्मक विकास जो है वो किससे होगा। तो देखिए थर्ड है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। जब हमारे पास संज्ञानात्मक विकास तभी विकसित कर पाएंगे हम जब हमारे पास समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध हो। ठीक है, एक अच्छा वातावरण में ही एक जो विद्यार्थी है वो अच्छा अध्ययन कर पाएगा। ठीक है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो यही है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ओके, थर्ड ऑप्शन को हम टिक करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। मानव विकास डैश है। आपको बताना है जो मानव विकास है वो किस प्रकार का है। मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो देखिए जो मानव विकास है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, एक मात्रात्मक विकास होता है एक बच्चे का, ठीक है, और एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक में आएगा जैसे शरीर का भार, वजन, ठीक है, उसकी लंबाई, ठीक है, इनको हम माप सकते हैं। ठीक है, जिस चीज को हम माप सकते हैं, ठीक है, उसको हम मात्रात्मक बोलेंगे। और जिसको मापा नहीं जा सकता, ठीक है, जैसे उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, ठीक है, इसको हम माप नहीं सकते, उसको गुणात्मक विकास कहते हैं उसको। ठीक है, इसलिए जो एक व्यक्ति का विकास होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। प्रकृति पोषण, ठीक है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण का मतलब यही है, क्या है कि जो एक बच्चा है उसका पोषण जिस एनवायरमेंट में हो रहा है, जिसका मिक्सअप है वो एक बच्चा, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो बताइए फर्स्ट है अनुवांशिकी एवं वातावरण का, सेकंड है व्यवहार एवं वातावरण का, थर्ड है वातावरण एवं जीव विज्ञान का, और फोर्थ है वातावरण एवं पालन पोषण का। तो देखिए एक व्यक्ति जो है उसका जो पालन पोषण होता है उसमें जो उसकी अलग अलग प्रकार के जो उसके अंदर गुण विद्यमान होते हैं वो दो चीजों का मिक्सअप होता है। किस किस चीज का, एक अनुवांशिकी का, ठीक है, माता पिता दादा दादी इन सब की जो हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनसे आई हुई होती है, जिसको हम नेचुरल पोषण बोलते हैं। और प्लस में वातावरण में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, ठीक है, उससे बच्चा सीखता है। तो दोनों का मिक्सअप होता है एक बच्चा। ठीक है, दोनों के गुण मौजूद होते हैं एक बच्चे में, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी जो है वो हमें बतानी है, सक्रिय नहीं, यानी कि जो समाजीकरण से लिंक नहीं रखता हमें वो बताना है। फर्स्ट है स्वास्थ्य क्लब, सेकंड है परिवार, और थर्ड है इको क्लब, और फोर्थ है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो देखिए स्वास्थ्य क्लब यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह जहाँ पे लोग अधिकतर मिलते हैं, ठीक है, उनसे समाजीकरण हो सकता है हमारा। परिवार में रहकर भी हमारा समाजीकरण होता है। इको क्लब यानी ऑफिस, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह में, वहां पे भी हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करते हैं जिससे कि हमारा समाजीकरण होता है। बट फोर्थ ऑप्शन जो कह रहा है सार्वजनिक पुस्तकालय, इसमें हमारा समाजीकरण से लिंक नहीं रखते, क्योंकि हम जब जाते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय में तो हम एक दूसरे से बातचीत ना करके अपने अपने टॉपिक पे या फिर जो भी हम करने आए हैं उस पे डिस्कस नहीं कर पाते। सिर्फ पुस्तकालय में जाकर हम शांत भाव से पुस्तकों को पढ़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण जो है, जो निष्क्रिय इसमें एजेंसी दिखती है वो है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर है।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ठीक है, यानी कौन सा पहलू इसमें शामिल नहीं है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है हमेशा पेपरों में। ठीक है, सीटेट के पेपरों में हमेशा पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास दिया था। ठीक है, अब इसने कहा है कि इस जो चार ऑप्शंस दिए हुए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से लिंक नहीं रखता। सामाजिक और सांस्कृतिक, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जैविक और भाषिक, भाषिक तो इसमें आएगा ही, क्योंकि जब एक बच्चा समाज के अंतर्गत होता है तो उसको भाषा तो आएगी ही आएगी, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से क्या है, संबंध रखता है। बट थर्ड जो ऑप्शन है जैविक की, वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। एक वर्ष तक के, ठीक है, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है जो ये बात कही गई है ये किसके स्तर के अंतर्गत आता है? जीन पियाजे के। ठीक है, जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और उन्होंने 4 स्तर दिए थे इसके अंदर। ठीक है, और वो 4 स्तर के अंतर्गत फर्स्ट जो स्तर था वो था इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है, जिसको सेंसरीज मोटर स्टेज बोलते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। और जो पहला था इंद्रिय जनित गामक स्तर, इसके अंदर ही जो एक बच्चा है, ठीक है, 1 वर्ष का बच्चा लगा ले, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर में मान लेते हैं हम। ठीक है, वो क्या एक्टिविटी करता है? सिर्फ आंख, कान और हाथों के द्वारा ही बातों को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और उसी के द्वारा एक्टिविटी करता है। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है, सेंसरीज मोटर स्टेज। तो ये जो स्तर है ये इसमें शामिल है, इसका आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ठीक है, जो एक रिया है वो ऋषभ से सहमत नहीं है कक्षा में पिकनिक करने हेतु। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल, कि जैसी बहुमत होगी, यानी कि जैसे संख्या में इंक्रीज होगी कि भाई कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है कि कक्षा में पिकनिक मनाया जाए और कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है कक्षा से बाहर पिकनिक मनाने के लिए, उस पे उसकी सोच डिपेंड करती है। ठीक है, अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। ठीक है, सहपाठी विरोध तो है ही, क्योंकि वह जो रिया है वो ऋषभ की बात पे से सहमत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विषमांग नैतिकता से संबंधित है, या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से संबंधित है, प्रतिक्रिया से संबंधित है, या सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। तो देखिए जो ये बात कह रही है रिया कि पिकनिक जो मनाने की बात हो रही है कक्षा के अंदर, वो ऋषभ की बात से सहमत नहीं है, यानी कि वो सहयोग नहीं दे रही है उसका। ठीक है, इसलिए सहयोग की नैतिकता से संबंधित हो जाएगा ये, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ठीक है, स्टर्नबर्ग ने जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था उसमें से कौन सा एक सिद्धांत इसमें दिया हुआ है? ठीक है, पहला है व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत, सेकंड है प्रयोग बुद्धि, थर्ड है संसाधन पूर्ण बुद्धि, और फोर्थ है गणितीय बुद्धि। ठीक है, तो बताइए फटाफट। तो देखिए जो स्टर्नबर्ग के बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था उन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत, उसमें व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत जो था इनमें से एक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ठीक है, जो बुद्धि का परीक्षण जो हम करते हैं, आईक्यू लेवल चेक करते हैं, वो सबसे पहले किसने निर्माण किया इसका? डेविड वेस्लर ने, या फिर एल्फ्रेड बिन ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने? ठीक है, तो देखिए इसका जो बुद्धि का परीक्षण का निर्माण जो किया था उन्होंने किसने किया था? एल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, एल्फ्रेड बिने, यहाँ पे बिन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? बिने आ जाएगा। ठीक है, एल्फ्रेड बिने ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ठीक है, ध्वनि संबंधी जागरूकता बता रहा है। फर्स्ट है ध्वनि संचरण पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना। सेकंड है सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना और लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो देखिए, ध्वनि संबंधी जागरूकता लानी है हमें, ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी करनी होगी हमें। तो ये कह रहा है कि उसके लिए हमें क्या करना, ध्वनि संबंधी जागरूकता में क्या सही सही व धारा प्रवाह बोलना क्या इससे संबंधित है? नहीं है। जानना समझना और लिखना भी इससे संबंधित नहीं है। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ये भी इससे लिंक नहीं रखता। बट फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ध्वनि संचरण पर चिंतन करना व इसमें क्या करना, हेरफेर करना, ये इससे संबंधित है। ठीक है, क्योंकि हमें ध्वनि संबंधी जो जागरूकता लानी है सभी में, ठीक है, कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्वनि संचरण पर चिंतन करना होगा कि हमें इससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या उपाय करने होंगे, ठीक है, और उसमें हेरफेर करना। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, आशा है आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, टुमारो विल बी रिटर्न नेक्स्ट पेडागोजी पार्ट 16। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।